चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ CFAP 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारी कुछ क्लासेस की पहली क्लास है क्योंकि फाइनल के डायनेमिक्स कैफ के मुकाबले काफी मुख्तलिफ है, जहाँ पे आपको 100% कोर्स फिजिकल और लाइव कवर करवाया जाता था। यहाँ पे CFAP लेवल पे ऐसा नहीं हो रहा होगा और उसकी प्रैक्टिकल रीजन है कि ऑनलाइन टीचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होने की वजह से आप लोगों को फॉर्म से गुंजाइश नहीं मिल रही होती कि आप लोग क्लासेस को अटेंड करने के लिए फॉर्म से निकल रहे हो, और हम भी वक्त के साथ साथ जो है अपने वर्कलोड वगैरह में इतने ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाएंगे कि खुद ही फिजिकल क्लासेस या लाइव क्लासेस की तरफ मोटिवेटेड नहीं है। लेकिन जब तक स्टूडेंट आएंगे उस वक्त तक क्लासेस कंडक्ट होगी। लेकिन अगर बिजी सीजन आता है या रीजन की वजह से ये अटेंडेंस कम होती है तो फिर हम टोटली रिकॉर्डिंग पे भी शिफ्ट कर रहे होंगे। तो उसे डिस्कस करते हैं ओवरऑल CFAP 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कोर्स के हवाले से क्या हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, क्या आईकेप के एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है इस सब्जेक्ट को लेकर, और आपकी फर्म लाइफ में, आपकी आर्टिफिशियल लाइफ में सब्जेक्ट की क्या रेलेवेंस, क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप के सब्जेक्ट के हवाले से ओवरऑल सबने माइंड बना ही लिया होगा कि आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट्स पिक करने अपने CFAP की जर्नी में। और ये माइंड बनाते हुए सिर्फ आपने अपनी पहली अटेम्प्ट नहीं बल्कि अपनी टोटल अटेम्प्ट को देखा होगा कि आप पहली अटेम्प्ट में जो भी 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट्स अगर उठा रहे हो तो दूसरी अटेम्प्ट में आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तीसरी अटेम्प्ट में आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। ये सिर्फ एक जनरल बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा मत कीजिएगा कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन उठा ले कि तीनों पेपर्स आपके लगातार हो विदाउट गैप, तो इसका मतलब है अभी भी 3 पेपर विदाउट गैप होंगे, अगली अटेम्प्ट में भी 3 पेपर विदाउट गैप होंगे। या ऐसा कॉम्बिनेशन मत उठा लीजिएगा कि आज रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं लेकिन MSc 1 का पेपर FFR क्लियर होने के कोई 1.5-2 साल बाद दे रहे हो, क्योंकि आपके जो फाइनल के सब्जेक्ट्स हैं 4-5 सब्जेक्ट तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लाइक टैक्सेशन का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, BFD से कोई ताल्लुक नहीं है, लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन FFR का काफी ज्यादा ताल्लुक है एडवांस ऑडिट से, FFR का बहुत ज्यादा ताल्लुक है MSc 1 से। MSc 1 बेसिकली कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, वो आपके FFR एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एडवांस ऑडिटिंग का ही कॉम्बिनेशन है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जिस टाइम में FFR और एडवांस ऑडिट दे रहे हैं उसकी इमीडिएट 6 महीने बाद ही आप MSc 1 दे रहे हो, ताकि आपका वो कंफर्टेबली सिर्फ रिवीजन और एक प्रैक्टिस की हद तक मैनेज करके कवर हो जाए। अदरवाइज अगर आप लेट से FFR के कोई साल 1.5 साल बाद MSc 1 देते हो तो फिर MSc 1 के लिए आप अपना रिपोर्टिंग पूरा दोबारा से रिकैप या रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये थोड़ी बहुत आपने प्लानिंग में चीजें आई होप कि खुद ही कंसिडर की होगी। हम इस पे डिस्कशन ऑलरेडी अपनी गाइडेंस सेशन में कर चुके हैं वैसे तो। अच्छा, FFR की अगर हम बात करें दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CFAP 1, तो फर्म में जो तुम्हारे, अगर आई होप कि आप सब सारे ऑडिट फर्म में आर्टिकलशिप परस्यू स्टार्ट हो गई होगी या हो जाएगी आने वाले वक्त में, परेशान ना हो। इंडस्ट्री वाला कोई है जिसे ने इंडस्ट्री में शो ज्वाइन किया हो जाएगा, चलो मसला नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक ऑनेस्ट वे बता रहा हूँ कि मैंने 3-3.5 साल की जो आर्टिकलशिप की, मैंने 3-3.5 साल की आर्टिकलशिप पूरी ऑडिट में नहीं गुजारी, मैंने कोई 2-2.5 साल का अरसा KPMG ऑडिट डिपार्टमेंट में गुजारा। उसके बाद फिर मैंने वॉलंटरीली आखिरी का 1 साल जो है टैक्स डिपार्टमेंट में सर्व किया था। तो जो 2-2.5 साल का अरसा मैंने ऑडिट में गुजारा उसमें कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे आर्टिकलशिप में मुझे इस्तेमाल हो रहे थे, तो सबसे ज्यादा तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही था। लाइक मैं जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता था या जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IAS और IFRS की बेसिस पे बनाए जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि आर्टिकलशिप में जो सारा मैं काम कर रहा हूँ उसका कोई 50-60% चंक तो ऐसा होगा जो कि मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से लेंगे, कोई 40-45% चंक ऐसा होगा जो कि एडवांस ऑडिट से रिलेटिंग होगा क्योंकि मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ। कुछ हद तक आपको टैक्सेशन और कॉर्पोरेट लॉ भी आपकी आर्टिकलशिप में हेल्प कर रहे होंगे इन केस कि अगर कोई क्लाइंट पे सीनियर पोजीशन पे या जॉब इंचार्ज पोजीशन पे आ जाएगा तो हो सकता है उस वक्त वो टैक्सेशन का हेड कर रहा हो, तो उस वक्त उसकी टैक्सेशन की नॉलेज उसको हेल्प कर रही होगी। या किसी लिस्टेड क्लाइंट पे आपको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का असाइनमेंट मिल जाता है तो वहां पे आपकी कंपनी लॉ की थोड़ी बहुत चीजें आपको हेल्प कर रही होगी। SPM BFD की ऑडिट डिपार्टमेंट में ऐसा जितनी यूजेज नहीं होगी। हाँ, अगर आपकी पोस्टिंग जो है वो रिस्क एडवाइजरी डिपार्टमेंट या ट्रांजेक्शन एडवाइजरी डिपार्टमेंट में है तो फिर आप शायद ऑडिट और FFR इतना ज्यादा इस्तेमाल ना करो जितना ज्यादा आप BFD इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अगर ऑडिट में आप आर्टिकलशिप परस्यू कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट की है। कोर्स कंटेंट के हवाले से अगर मैं डिस्कशन करूं, मल्टीपल टाइम ये बात है, ज्यादातर मुझे चेहरे जो है कैफ वाले ही नजर आ रहा है। कोर्स कंटेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कैफ में जो हमने FAR 1 और FAR 2 कवर किया उसका कोई 5-6 टाइम आपका ये एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है। एक रफ आइडिया के साथ बता रहा हूं कि अगर मैं नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को जॉट डाउन करूं तो FAR 1 में कोई 150-200 कॉन्सेप्ट्स हैं, FAR 2 में कोई 200-225 कॉन्सेप्ट है
और यहाँ पे अराउंड आपके 1700 से ज्यादा के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको इस एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग लेवल सीफेप 1 में कवर करना है। एक तो कोर्स आउटलाइन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शेयर हो रही है, इसको अगर हम थोड़ा सा गो थ्रू करें तो हमारे पास कुछ 4-5 मेजर एरियाज आ रहे हैं। एक कंसोलिडेशन या कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, एक अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, कुछ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एरियाज है, और कुछ एथिक्स का एरिया मोर और लेस तकरीबन हर सब्जेक्ट में ही आईकेप ने एक फॉर्मेलिटी के लिए डाला हुआ और उसे एग्जाम में पूछा भी जा रहा होता है। तो ये आईकेप ने उनकी एक वेटेज दी है कि भाई पेपर इन एरिया से इतने इतने मार्क्स का ऑन एन एवरेज टेस्ट किया जाएगा। जनरली आईकेप इस वेटेज को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स में ये 19-20 भी हो जाता है। यानी जरूरी नहीं है कि 20 से 30 मार्क लिखा है तो वो 30 ही लॉक हो गया, 30 से ज्यादा भी पूछ सकता है या 20 से कम भी पूछ सकता है। अब एफएफआर का वाइट पेपर है जिसमें तुम आईकेप के हिसाब से अगर लर्निंग आवर्स देखोगे तो वो ऑन एन एवरेज 155 से 180 दिखा रहा है, और आईकेप बहुत मिनिमम साइड पे आवर्स दिखा रहा होता है। अगर मैं एक्चुअली बात करूं तो ये कोई 250 से 250 घंटे का कोर्स बन जाता है। 250 से 250 घंटे अफेक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूं। लाइक अगर एक 3 घंटे की क्लास हो ना तो उसमें अफेक्टिव आवर्स 2-2.25 घंटे होते हैं। तो मैं अफेक्टिव आवर्स टर्म में अगर बात करूं तो सीफेप 1 का कोर्स मेरे हिसाब से 250 से 250 अफेक्टिव आवर्स यानी कि ग्रॉस शायद 300 घंटे का कोर्स है। मैं आपके साथ उसकी एक लिस्ट भी शेयर करूंगा। अब यहां जो मैं चैप्टर्स के नाम को रीड करने लगूंगा इस कोर्स में, तो शायद 70-80% चैप्टर्स वो होंगे जो आपने एफईआर 1 या एफईआर 2 लेवल पे पढ़े होंगे। लाइक कंसोलिडेशन हमने एफईआर 2 में पढ़ा है, लेकिन एफईआर 2 लेवल पे आपने कंसोलिडेशन का कोई हार्डली 15 या 20% हिस्सा मैक्सिमम पढ़ा होगा। बाकी जो रिमेनिंग एडवांस कंसोलिडेशन या एडवांस ग्रुप स्ट्रक्चर से वो इंशाल्लाह सीए फाइनल लेवल पे कवर करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हमने एफईआर 2 लेवल पे पढ़ा है, लेकिन टोटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वो 5% भी नहीं है। बाकी का जो 95% है वो आप सीए फाइनल लेवल पे कवर करेंगे। अदर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में हमारे पास आईएफआरएस 15 है, आईएफआरएस 16 है, आईएस 12 इनकम टैक्सेस हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो आपने एफईआर 1 एफईआर 2 लेवल पे देखे होंगे, लेकिन एफईआर 1 एफईआर 2 लेवल पे ये स्टैंडर्ड का आपने 40-50-60% एरिया देखा होगा, रिमेनिंग एडवांस एरिया यहां देखेंगे। कुछ और नए स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने एफईआर 1 एफईआर 2 लेवल पे कवर नहीं किए, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक आईएस 19 है, शेयर बेस्ड पेमेंट एक आईएफआरएस 2 का स्टैंडर्ड है, नॉन करेंट एसेट हेल्प फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आईएफआरएस 5। ये 2-3 स्टैंडर्ड्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो आपने कैफ लेवल पे कवर नहीं किए, यहाँ पे ही कवर करोगे। आईएफआरएस 15 आईएफआरएस 16 इनकम टैक्स हमने कैफ लेवल पे कवर किए हैं, यहाँ पे उसका थोड़ा एडवांस वर्जन कवर कर रहे होंगे। इसी तरीके से रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स इन डायरेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तीसरा एरिया हमारे पास स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, ये डिस्क्लोजर से पर्टेनिंग एरिया है। यानी ये वाला जो एरिया है जिसकी वेटेज 5 से 10 मार्क की है, इसमें कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान में जो रूल्स हैं उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स के एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स पे फाइनेंशियल बनाए जा रहे होते हैं। लाइक बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस फॉर्मेट पे बनेंगे उसका एसबीबी की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फॉर्मेट स्पेसिफाइड है। इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह से बनेंगे उसका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फॉर्मेट स्पेसिफाइड है। म्यूचुअल फंड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनेंगे उनका एक फॉर्मेट स्पेसिफाइड है। तो इस एरिया में आपके पास मोर और लेस मैं यूं कहूंगा कि याद करने वाली चीजें ऐसी है कि आपको इन सेक्टर्स के स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट कुछ हद तक याद करना होगा और आपको एग्जाम में वही फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना होगा। कोई 8 से 10 मार्क का इसका सवाल ऑन एन एवरेज पूछा जा रहा होता है। फिर कुछ एरिया हमारे पास एथिक्स से रिलेटेड है, जिस तरह से आपने कैफ लेवल पे हर सब्जेक्ट में कोई 5-10 मार्क की वेटेज देखी होगी एथिक्स की, यहाँ पे भी एफएफआर में भी इस एरिया को 5 से 10 मार्क की वेटेज दी गई है। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ नजर नहीं आ रहे जो आपने एफईआर 1 एफईआर 2 में कवर किए थे। लाइक आईएस 33 हो गया अर्निंग पर शेयर, आईएस 40 हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आईएस 2 हो गया इन्वेंट्री, आईएस 16 हो गया। तो क्या ये सारी चीजें हमें एफईआर लेवल पे कवर करने की जरूरत है? द आंसर इज यस। एग्जाम की गाइडलाइन में ये बात स्पेसिफाइड है कि वो सब कुछ जो आपने अपने लोअर लेवल ऑफ स्टडीज पे कवर किया है वो सब हायर लेवल पे भी टेस्ट किया जा सकता है विद सम मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन। लाइक वो सारे टॉपिक जो आपने एफईआर 1 और एफईआर 2 में कवर किए हैं वो सीए फाइनल में दोबारा से टेस्ट हो सकता है 8 to 10 मार्क पर टॉपिक और 25 मार्क इन एग्रीगेट की लिमिट के साथ। यानी जो चीज आपको यहाँ एफएफआर की कोर्स में नजर नहीं आ रही, एफईआर 1 और एफईआर 2 में आपने कवर की, जैसे मैंने एग्जांपल दी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सारे स्टैंडर्ड्स एफईआर 1 एफईआर 2 में आपने कवर किए, यहाँ दोबारा टेस्ट हो सकते हैं और होते भी हैं। ऐसा नहीं कि होते नहीं, एग्जामिनर की प्रैक्टिस की उसको दोबारा टेस्ट करता है, लेकिन उसके ऊपर कैपिंग क्या है
कि वो पुराने टॉपिक से पर टॉपिक 10 मार्क्स से ज्यादा की टेस्टिंग नहीं करेगा, वो पुराने टॉपिक्स के एग्रीगेट की ओवरऑल टेस्टिंग 25 मार्क्स से ज्यादा की नहीं कर रहा होगा। तो हमने एफएफआर की सारी चीजें भी कवर करनी है, एफआर1 एफआर2 भी जो कवर कर लिया है उनको भी दोबारा से रिवाइज वगैरह करना है। अगर मैं आप लोगों के साथ ओवरऑल कोर्स कंटेंट को डिस्कस करूं, रीडेबल है हमारे लिए, तो ये मैंने कुछ मिनिमम आवर्स पर टॉपिक लिखे आपके सामने कि इन टॉपिक पे मिनिमम ये आवर्स लग रहे होंगे, तो ये इन टोटलिटी कोई 250 घंटे बन रहा है। आईफर्स 15 पे मैंने कम से कम आवर्स लगाए तो 25, आईफर्स 16 पे 25, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे 40, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेशन पे 45। तो ये मैंने हर टॉपिक के आगे मिनिमम आवर्स लिखे हैं, तो जाके ये 250 बन रहे हैं, और ये मैंने बहुत मिनिमम करने की कोशिश की है। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम मैं समझता हूँ कि यार ये 250 से 300 तक के ओवरऑल ग्रॉस आवर्स की टर्म्स में चला जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टडी पैटर्न आपका वो नहीं होगा जो आपका कैफ लेवल पे था। कैफ लेवल पे तो आप किसी भी टीचर के पास या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप इनरोल होते थे तो आपको पढ़ना तो ऑब्वियसली आप लोगों की है, लेकिन ये बर्डन आपके ऊपर नहीं होता था कि यार कोर्स कब कंप्लीट होगा या कोर्स कंप्लीट होगा भी या नहीं। आपकी वो सारी जो टेंशन थी वो सारी टीचर के ऊपर थी। आप टीचर के साथ चीजों को कवर करते थे, टीचर की जिम्मेदारी होती थी कि वो कोर्स को टाइमली कंप्लीट कराए और कोर्स को एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट कराए। यहाँ पे अब ये सारी चीजें आप लोगों की जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि हम ऑनलाइन बैचेस में ये CFEP1 को मल्टीपल 5-6 दफा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो सारा कंटेंट आपके CFEP1 में वो सारा 100% कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है। जिस दिन मैं आपको ये 100% कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड कर दूं, उस दिन मेरे पार्ट पे कोर्स कंप्लीट हो गया। तो शायद अगले ही घंटे में मैं अगर आपको 100% एक्सेस प्रोवाइड कर दूं तो भाई IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का कोर्स तो 1 साल पहले कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने जो है ना उसको कवर करना है। अब जाहिर है कि एक हमारे पास स्टडी प्लान की बड़ी रेलेवेंस है कि यार हम इसको किस तरीके से कवर करें। देखिए, ज्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे बैठे जिनकी अटेम्प्ट दिसंबर 23 में बन रही है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी अटेम्प्ट जून 24 में बन सकती है। तो प्लानिंग इस तरह से करें कि दिसंबर 23 में अगर आपकी अटेम्प्ट बन रही है तो मेरा अंदाजा है कि आप 3 सब्जेक्ट तो मिनिमम दे रहे होंगे, हो सकता है कोई 4 सब्जेक्ट भी दे रहे हो। अब आप आज ही से CA फाइनल के 3 सब्जेक्ट लेके चले, या मैं ये रिकमेंड करता हूं कि 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके ना चलो, आप शुरू में 2 सब्जेक्ट उठा लो और टारगेट ये बनाओ कि यार 6-7 महीने में हमें इन 2 सब्जेक्ट को कवर करना है। और 6-7 महीने में जब आप इन 2 सब्जेक्ट को कवर कर लो, तो फिर जब आप जुलाई 24 में आओ या जून 24 में आओ, तो रिमेनिंग 1 या 2 सब्जेक्ट जो आपने एक और कवर करना है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और जो 2 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उनका रिवीजन स्टार्ट करो। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे आके अभी एडवाइस लेते हैं कि सर अगर मेरी अटेम्प्ट 1 साल बात है या मेरी अटेम्प्ट 1.5 साल की बात है, तो शुड आई गो फॉर 4 पेपर्स। मैं कहता हूँ 3 पेपर्स की तरफ जाना है या 4 पेपर्स की तरफ जाना है, या एक्चुअली इन दी एंड तुम 2 पेपर दोगे, मुझे मालूम है ना। ये डिसीजन आज नहीं, ये डिसीजन 6 महीने बाद ले लेना। अभी 2 सब्जेक्ट उठाओ, टारगेट बनाओ कि अगले मुझे 7 या 6 महीनों में 2 सब्जेक्ट कवर करने। अगर तो 6-7 महीनों में 2 सब्जेक्ट कवर कर लेते हो तो 2 नए सब्जेक्ट उठा लेना, उसके बाद टाइम तो होगा ना 5-6 महीने का। और अगर लेट से कि 6 महीने गुजरने के बाद पता चलता है कि यार मैंने तो 1 सब्जेक्ट भी पूरा नहीं किया या 1.25 सब्जेक्ट किया, 1.5 सब्जेक्ट किया, तो तुम्हें अपनी पोजीशन असेस करने में आसानी होगी कि यार आप मुझे रिमेनिंग कितने नए सब्जेक्ट उठाने चाहिए। क्या मुझे 1 नया सब्जेक्ट उठाना चाहिए, क्या मुझे 2 नए सब्जेक्ट उठाने चाहिए, क्या मुझे 2 पहले उठाए हुए सब्जेक्ट को पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, पहली दफा CA फाइनल का बैच नहीं, कोई पिछले 6-7 सालों से CA फाइनल से ही अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट की थी और कंडक्ट कर रहा हूं। तो कोर्स के स्टार्ट में स्टूडेंट आते हैं सर 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, लेकिन इन दी एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट का मतलब है मोर देन 50% स्टूडेंट CA फाइनल की पहली अटेम्प्ट में 2 सब्जेक्ट दे रहा होता है। कोई 30-40% बच्चा ऐसा भी होता है जो 1 सब्जेक्ट दे रहा हो, वो दो रहा होता है, लेकिन उसका फोकस एक पे होता है कि यार लॉ में बहुत टाइम लगा दिया, इसको तो पास कर लूं पहले, पर बाद में देखेंगे, या पहले FFR को पूरा कर लूं, बाकी एक और भी दे दूंगा लेकिन तैयारी FFR की करके जा रहा हूं। तो वो प्रैक्टिकलिज्म की वजह से होगा, क्योंकि अब फर्म में आप गए हो, आप कौन से पार्टनर के अंडर में आते हो, कौन से क्लाइंट पे पोस्ट होते हो, उन सारी चीजों पे ये सारी चीजें डिपेंडेंट होगी। एनीवे, अगर हम टारगेट बनाए कि भाई हमने FFR को अगले 7 महीनों में यानी कि जून 24 तक कंप्लीट करना है या जुलाई 24 तक कंप्लीट करना है या 1 साल में कंप्लीट करना है, तो आपने अपनी प्लानिंग किस तरह से करनी है। सर आपने देखा कि भाई हर टॉपिक क्या कि मैंने एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स लिख के 250 घंटे का कोर्स ओवरऑल कंक्लूड किया है। आप देख लो कि आप कितने महीनों में इस FFR को कवर करना चाहते हो। लेट्स से भाई मैंने टारगेट बनाया है कि मुझे अगले 6 से 7 महीनों में इसको कंप्लीट करना है, तो सर 7 महीनों का मतलब है कि हर महीने में 4 हफ्ते, यानी कि इन टोटलिटी मेरे पास 28 हफ्ते हैं।
और अगर 28 हफ्ते में मुझे 250 घंटे पूरे करने हैं तो मुझे हर हफ्ते कोई 8 से 9 घंटे के लेक्चर्स कवर करने होंगे। 8 से 9 लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा, 8 से 9 घंटे के लेक्चर्स की बात कर रहा हूं। सर ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? सर ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अगर आप एक दिन में कवर करने लगेंगे तो ऑब्वियसली 9 घंटे एक दिन में लेक्चर सुनना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इसको और ब्रेक करते, भाई हफ्ते में 7 दिन है, तो तुमने कोशिश ये की कि भाई मैं वीकडे में 4-5 घंटे के लेक्चर्स ले लूं। मतलब वीक में अगर मैं 2 दिन या 3 दिन भी एफएफआर को 1.5 2 घंटा पढ़ लेता हूं तो 6 घंटे के लेक्चर्स मैंने वीकडेज में निकाल लिए, बाकी 4 घंटे में वीकेंड पे मैनेज कर सकता हूं। तो तुम जितना इसको ब्रेक करोगे तो ये प्रैक्टिकल है चीजें। पहले भी स्टूडेंट ये सारे ही प्लान मैनेज करके पास किए हैं, आप लोगों में इसी प्लान को मैनेज करके पास करना है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1.5 साल तक या 1 साल तक कोई लेक्चर नहीं लिया, आखिर के 3 महीने में लेक्चर लेना स्टार्ट किए, उन्होंने भी एफएफआर क्लियर कर लिया होगा, लेकिन फिर उन्होंने सिर्फ एफएफआर या एफएफआर की बहुत तो बहुत एक सब्जेक्ट दिया होगा। हम आज डे 1 से प्लानिंग कर रहे हैं तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत अगर 3 या 4 सब्जेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ऑन एन एवरेज एफएफआर को हफ्ते में 8 से 10 घंटे के लेक्चर्स को कवर करना होगा, तो जाके 7-8 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो सकेगा। उसके बाद फिर आपके पास एक नया सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर आपका एफएफआर का रिवीजन स्टार्ट हो रहा होगा। सर जिसकी जून 23 में अटेम्प्ट है उसके बारे में भी बता दें। इन केस की अगर आपकी अटेम्प्ट जून 23 में है और आप अभी एफएफआर उठा मतलब आपने उठाया है, तो मैं समझता हूं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का चले मिड लगा लें, तो आपको अगले 4.5-5 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि एटलीस्ट आखिर का जो 1 महीना है मई का, वो आपका रिवीजन का मंथ हो। अगर मेरी जून के फर्स्ट वीक ऑफ जून में मेरा एग्जाम है, जून 23 में, मई का महीना मैं रिवीजन का रखता हूं, तो मैं कोशिश करूं कि अप्रैल के एंड तक मैं अपना एफएफआर का कोर्स वाइंड अप कर दूं। तो मेरे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीने हैं, तो बस ये 7 की जगह 5 लिख दूं। अब मेरे पास 5 महीनों के हिसाब से टोटल 20 हफ्ते हैं, यानी हर हफ्ते तकरीबन मुझे 12.5 घंटे के एफएफआर के लेक्चर्स को कवर करना होगा, तो जाके मेरा अप्रैल के एंड तक एफएफआर कंप्लीट होगा, फिर मैं आखिर के 1 महीने में रिवीजन कर सकूंगा। सर अब थोड़ा सा हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के हवाले से बात कर लें कि कोर्स किस तरीके से आप प्रोवाइड करेंगे। सर ये तो सर लेक्चर लेने की बात हो गई, लेकिन सर सेल्फ प्रैक्टिस है। सर ये तो लेक्चर लेने की बात हो गई, जो सेल्फ प्रैक्टिस है उसका क्या? ये तो 250 घंटे आप वो बता रहे हो जो लेक्चर्स लेने हैं, उतना ही टाइम हमें सेल्फ प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। द आंसर इज यस। किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि सर खुद कितना पढ़ना है, जो जितना टीचर पढ़ा रहा है उतना ही टाइम आपने खुद देना है इन टोटलिटी। लाइक कैफ में भी आपने ये किया है कि अगर कैफ में आपने FAR2 लेट से 150 घंटे पढ़ा है, तो इन टोटलिटी तकरीबन 150 घंटे आपने खुद भी पढ़ा है। रेगुलर बेसिस पे अगर लेट से कि 3 घंटे की क्लास हो रही है तो शायद तुम 3 घंटे FAR2 घर जाके नहीं पढ़ते होगे, तुम 1 घंटा सवा घंटा पढ़ते होगे, लेकिन पेपर के आखिरी 1 महीने में तुमने डेली बेसिस पे 4-4 5-5 घंटे FAR2 को दिए होंगे। तो इन टोटलिटी जितना एक सब्जेक्ट को टीचर कवर करवा रहा है उतना ही आपने खुद भी कवर करना है। तो एफएफआर अगर लेट से कि टीचर के पर्सपेक्टिव से 250 घंटे के लेक्चर्स है, तो समझ लो कि 250 घंटे की सेल्फ स्टडी तुम्हें खुद ही करनी है। तो अब इसको यूं देख लो कि भाई हफ्ते में अगर मैं अभी 10-12 घंटे पढ़ रहा हूं, तो फिर जब मैं 6 महीने बाद रिवीजन करने बैठूंगा तो फिर मैं एफएफआर को दिन में कोई 1 घंटा दे रहा हूँ या हफ्ते में कुछ 6-7 घंटे दे रहा हूँ। फिर पेपर से 2 महीने पहले जब मेरी लिम्स स्टार्ट हो जाएगी तो मैं अपने एक दिन को 3 हिस्सों में तोड़ूंगा कि 4 घंटे एफएफआर करना है, 3 घंटे एडवांस ऑडिट करना है, 3-4 घंटे बीएफडी को देना है। तो इन टोटलिटी ये मिला जुलाकर 250 घंटे की ही सेल्फ स्टडीज भी बन जाएगी। सर इसके बाद थोड़ा सा पोर्टल का अगर हम ओवरव्यू कर लें कि पोर्टल किस फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो लोग ऑलरेडी IQAC कैफ पे कर चुके हैं, जिस तरीके से हमारा कैफ लेवल पे पोर्टल प्रोवाइड करने का एक मैकेनिज्म था, सेम मोरलेस इसी तरीके से चीजें आप लोगों को CA फाइनल में भी प्रोवाइड की जाएगी। मैंने आपके सामने रिसेंट बैच दिसंबर 2022 का पोर्टल ओपन किया है। जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपके पास चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, प्रॉपर लेक्चर नेम, क्वेश्चन नेम के साथ आ रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल IFRS 15 है तो हर कॉन्सेप्ट के बाद जो रेलेवेंट सवाल, जो IQAC का सवाल, इसी तरीके से कोई भी अगर वो देखते हैं तो हर एरिया को हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल अभी आने वाले वक्तों में आएगा कि सर एफएफआर के कोर्स में जो चीजें हैं उसको किस सीक्वेंस में कवर करें। अगर आप IQAC फाइनेंस से अपना ये कोर्स कंटिन्यू करता है, जिस सीक्वेंस में आपके पास पोर्टल पे या जिस सीक्वेंस में आपके पास बुक में चैप्टर्स अरेंज हुए हैं, वो एक आइडियल सीक्वेंस है इस कोर्स को कवर करने की। अच्छा, आइडियल सीक्वेंस है, द ओनली सीक्वेंस नहीं है। मैं अपनी तरफ से किसी भी सीक्वेंस में कवर कर सकता हूं। बस मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि ये 3 टॉपिक्स कौन से सर?
एक IAS 12, एक ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक IAS 8 दैट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स एंड एरर। ये 3 टॉपिक्स को शुरू में मत कीजिएगा। इन 3 टॉपिक्स को कोशिश करिएगा कि जब आपका कोर्स का 70% एरिया कंप्लीट हो जाए तब आप इन 3 टॉपिक्स को उठाइएगा। इन 3 टॉपिक्स से अपना FFR स्टार्ट मत कीजिएगा। रीजन भी कि इन 3 टॉपिक्स की जब आप IKP लेवल की पास पेपर्स के क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो उसमें दूसरे स्टैंडर्ड की एडजस्टमेंट्स भी आ रही होंगी। लाइक कंसोलिडेशन के सवाल में IFRS 9 की भी एडजस्टमेंट होगी, IAS 19 की भी एडजस्टमेंट होगी, IFRS 2 की भी एडजस्टमेंट होगी। अब अगर आपने पहले कंसोलिडेशन उठा लिया तो आप उन एडजस्टमेंट्स को स्किप कर रहे होंगे, और जब उन एडजस्टमेंट को स्किप करोगे तो इफेक्टिवली फिर कंसोलिडेशन के सवाल में जान ही नहीं बचेगी। या IAS 12 आप करोगे तो उसमें बाकी स्टैंडर्ड्स की डेफिनेट इंप्लीकेशन आ रही होगी। तो इन 3 स्टैंडर्ड्स को लास्ट में रखें, बाकी IFRS 15, IFRS 16, IFRS 2, IFRS 9, इन चारों को मैं इसी सीक्वेंस में कवर करूं जरूरी नहीं है। इन चारों को मैं आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ये 3 स्टैंडर्ड्स अपने कोर्स के तकरीबन जब आप 70% 80% अपना कोर्स कंप्लीट कर लें तो इन 3 सब्जेक्ट्स को, इन 3 टॉपिक्स को कवर किएगा, ताकि इन टॉपिक्स में जब दूसरे स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट आ रही हो तो वो भी आप इजीली मैनेज कर रहे हो। फिर इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आपके पास एक तो सारे चैप्टर्स की चीजें एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर लेक्चर नेम के साथ चीजें आ रही होंगी। फिर रिसेंट कोई 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स के सोल्यूशन मैंने क्या कहते हैं अटेम्प्ट वाइज प्लॉट किए हैं कि भाई समर 22 के हर सवाल का सोल्यूशन वीडियो फॉर्म में, विंटर 21 के एंड सो ऑन। फिर एक काम हमने लास्ट बैच में किया था कि हर स्टैंडर्ड की तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड की कुछ हमने समरीज भी रिकॉर्ड करवाई थी कि हमारे पास जैसे IFRS 15 इन टोटलिटी तो कोई 20-25 घंटे का लेक्चर है, यानी 20-25 घंटे का टॉपिक है, लेकिन अब रिवाइज करने बैठे तो बार बार तो 20-25 घंटे के लेक्चर नहीं दे सकते। तो मैंने IFRS 15 की कोई 4-5 समरी लेक्चर्स इन टोटलिटी में रखा है, कोई 1 से 1.5 घंटा बनेगा, इसमें आपका पूरा IFRS 15 रिवाइज हो जाएगा। सेम इसी तरह IFRS 16 इन टोटलिटी तो कोई 20-25 घंटे के लेक्चर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप समरी वीडियो के फॉर्म में इसको 1.5 घंटे में 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास पोर्टल पे एक ऑर्गेनाइज मैनर में प्लॉट होगी। एक और चीज जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में अपने CA फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की थी, एडवांस टैक्स और एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये लास्ट अटेम्प्ट में मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि जो भी 7-8-10 अटेम्प्ट में CA फाइनल की पढ़ा चुका हूं उसमें स्टूडेंट्स का एक फीडबैक ये आता है कि सर आपके जो बुक में सारे क्वेश्चंस हैं उनके अगर हमें सॉल्यूशन एक्सेल फॉर्म में या PDF फॉर्म में मिल जाए। तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब आप लोगों के सामने एक आउटपुट की फॉर्म में ये चीज मौजूद है कि जितने सारे सवाल या जितने सारे चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोगों की बुक में मौजूद हैं उन सब के एक्सेल सॉल्यूशन आप लोगों के साथ एक ड्राइव पे शेयर किए जा रहे होंगे। इसका लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे इजीली मिल जाएगा। तो अब जैसे आप कोई भी स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करना चाहते हो और आप उसका लेक्चर नहीं देखना चाहते, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, सिर्फ एक्सेल में उसका सोल्यूशन देखना चाहते हो, तो आप रेलेवेंट चैप्टर कोई भी हम ओपन करें तो आपके पास जितने कंसल्टेशन के सवाल हैं उन सबके एक्सेल में सोल्यूशन मौजूद होंगे। आप यहाँ से अपना क्या कहते हैं सोल्यूशन चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस करना चाहो खुद सॉल्व करके, जो भी जिस तरीके से भी आप इसे मैनेज करो। सर अगर हमारी क्लासेस रेगुलर लाइव फिजिकल नहीं हो रही होगी तो जो हमारी ड्यूरिंग द लेक्चर क्यूरीज जनरेट होगी उसको किस तरीके से आंसर किया जाएगा। तो वंस यू आर रजिस्टर्ड तो आप लोगों को एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब एंटर करवाया जाएगा। वहां पे उस ग्रुप का पार्ट मैं भी हूँ और मेरे एक टीम मेंबर है मिस्टर कामरान के नाम से। हम दोनों आप लोगों की असिस्टेंस के लिए मौजूद होंगे क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोगों के पास कोई सवाल आता है तो वो आप ग्रुप पे सवाल रेस करके आंसर कर रहे होंगे, मैं भी उस पर जवाब दे रहा होता हूँ और अगर मैं जवाब ना दे रहा हूँ तो जो मेरा टीम मेंबर है मिस्टर कामरान वो उस पर टाइमली जवाब दे रहे होते हैं। तो वो सारे जो आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी देन एंड देयर वो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे हैंडल हो जाएगी। या ज्यादा रिकमेंडेड ये होता है कि एट टाइम्स ना सवालों को व्हाट्सएप पे समझना और समझाना शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक दिन आपने अपनी सारी लेक्चर आप ले रहे हो, आपकी जो भी क्यूरी जनरेट हो आप उसको एक जगह जॉट डाउन कर दो और हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन एक दफा कैंपस आ गए, सलाम दुआ भी जो है इसी बहाने और आपकी देन एंड देयर सारी क्वेरीज भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें थी जो कि पोर्टल के हवाले से थी कि आपके पास सारी चीजें ऑर्गेनाइज फॉर्म में पोर्टल पे अवेलेबल होगी, चाहे वो कोई टॉपिक हो, चाहे वो टॉपिक के अंदर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आईकेप के पास पेपर्स हो, सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ मौजूद होंगे। यानी आई गेस के इंस्टीट्यूट की पर्सपेक्टिव से जितना कुछ एक टीचर को करना चाहिए था वो सब कुछ ऑलरेडी इन पिछले 5-6 बैचेस में हो चुका है। जो भी रह गया वो आपके पार्ट पे रह गया है पढ़ना। अच्छा एक और चीज
क्योंकि आप लोगों से अब इंटरेक्शन कैफ के बाद तो बड़ा लिमिटेड सा ही हो गया है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करनी थी कि अभी तुम लोगों के पास गोल्डन टाइम है अपने हैंड ऑन कोर्सेज को किल करने का। आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों को एक डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक का कोई हैंड ऑन कोर्स करना है, और दूसरा आपको PVEA कुछ इथिक्स वगैरह की कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह देनी है, मतलब कुछ कोर्सेज वगैरह करना है। तो वो जो PVEA का हैंड ऑन कोर्स है वो तो आपको आईकेप की तरफ से एक डेजिग्नेटेड टाइम के ऊपर ईमेल आ रही होगी, जिसमें जाके आपको उसको पूरा करना होगा। हैंड ऑन कोर्सेज हैं जो कि आप लोगों को करने हैं बिफोर अटेम्प्टिंग आई गेस एमएसए अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों को वो हैंड ऑन कोर्स करना है फिनटेक और डेटा एनालिटिक्स का। जितना मुझे आईकेप की एजुकेशन स्कीम पढ़कर समझ आया है मैं उतना बता देता हूँ। जो मुझे पढ़कर समझ आया है कि आप लोगों को दो में से कोई एक कोर्स करना है, या तो डेटा एनालिटिक्स या फिनटेक, और दोनों कोर्सेज की जो आवर्स है वो 70 आवर्स हैं। तो नॉट नेसेसरी लाइक जहां से आप कंफर्टेबल हो वहां से हैंड ऑन कोर्स दो में से कोई एक पिक कर लें, ताकि अभी जो आपका टाइम है अभी आप लोगों का ज्वाइनिंग हो गई होगी या ज्वाइनिंग नहीं भी हुई होगी तो अभी स्टिल आपका एक हनीमून पीरियड चलेगा फर्म में जब तक आप लोगों की लाइन पे पोस्टिंग नहीं हो जाती। तो इस टाइम को फ्रूटफुल बना के हैंड ऑन कोर्सेज से फ्री हो जाए, क्योंकि जब आप 6-8 महीने आगे चले जाओगे अपनी आर्टिकलशिप में, फिर आपका सीफेप के सब्जेक्ट की स्टडीज का बर्डन भी होगा, अपनी जॉब का अपने ऑडिट का भी एक बर्डन होगा। तो उस टाइम पे हैंड ऑन कोर्सेज जबरदस्ती आपको तंग कर रहे होंगे, तो बेहतर है अभी टाइम है इसको तो यूटिलाइज करके वो हैंड ऑन कोर्सेज को फारिग करवाते हैं। अच्छा, जो मुझे पढ़कर समझ आया मैं वो बता रहा हूँ। ये सारी चीज आप लोगों को आईकेप की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी कि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को हैंड ऑन कोर्सेज दो में से कोई एक करने, डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक, दोनों के जो आवर्स है वो 70 आवर्स आईकेप ने डेजिग्नेट किए। ये कोर्स आपको अप्रूव इंस्टीट्यूट करवा रहा होगा, लेकिन इसकी असेसमेंट आईकेप करेगा, यानी इसका भी कोई ना कोई टेस्ट होगा। अब वो आईकेप किस तरह से लेगा, आइदर के आपके कोई ईमेल के ऊपर लॉगिन जाके आपको एमसीक्यूज वगैरह फुलफिल करने होंगे, आपको आईकेप जाके इसका एग्जाम देना होगा। इस वजह से आईकेप ने भी कुछ प्रोवाइड नहीं किया। जो मैंने उनकी एजुकेशन स्कीम के डॉक्यूमेंट्स और एफएक्यूज वगैरह रीड किए मैं उससे पढ़कर आपको बता रहा हूँ कि आपको दो में से कोई एक कोर्स करना है। फिनटेक्स और डाटा एनालिटिक्स का 70 घंटे का इनका कोर्स आउटकम है और इसकी असेसमेंट आईकेप करेगा। और दो और चीजें PVEA, इनका कोई स्पेसिफिक टाइम है कि एक आपको फॉर्म ओ की सबमिशन से पहले और एक फॉर्म एस की सबमिशन से पहले। अब ये फॉर्म ओ फॉर्म एस क्या होता है कि आप एग्जाम में अपेयर होते हैं उससे पहले आपने कोई फॉर्म ओ सबमिट करना होता है, और जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो रही होती है तो फॉर्म से जब आपको आर्टिकलशिप का सर्टिफिकेट मिल रहा होता है उससे पहले कोई हमको फॉर्म एस फिल करना होता है। ये आईकेप की सारी रेगुलेशंस वगैरह में आपको बातें मिल जाएंगी। तो उनसे पहले आपको ये दो आउटकम्स हैं जो कि एथिक्स वगैरह के ऊपर बेस्ड है वो पूरे करना है। अच्छा, एक सवाल पूछा स्टूडेंट ने कि ये PVEA की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगेन, जितनी चीजें मुझे आईकेप की चीजें को पढ़कर और अपने स्टूडेंट के फीडबैक से मालूम हुई है, इसकी कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं है। आईकेप की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी जहां पे आपको कोई लॉगिन एरिया दिया हुआ होगा। अब आप उस लॉगिन एरिया पे जाओगे तो आपके पास कोई सीरीज ऑफ एमसीक्यूज आएंगे जो कि इथिक्स और प्रोफेशनल इथिक्स और इन सारी चीजों के ऊपर है। आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट है कि आप इसको बार बार अटेम्प्ट करते रहो जब तक कि आप उसमें पासिंग मार्क्स सिक्योर ना कर लो। तो इसकी कोई आपकी सेपरेट ये बेसिक तमीज ही है जो आप लोगों को पता है। कैफ में हमने बहुत तमीज सीखी है, वही आपने एमसीक्यूज में यहाँ पे फिल करनी होगी। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जो दिसंबर 22 में भी स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में, मैंने उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे मेरे मतलब जो एफएफआर के ग्रुप्स है उनमें देखा है कि अक्सर उससे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि मुझे ये पीवीए की मेल आई है, बाकी स्टूडेंट्स को आई है नहीं आई है, इसका क्या करना है। तो वहां से मुझे देखकर अंदाजा हो गया था कि इसमें कोई लॉग इन करके आपको कुछ एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करना है। निदा ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी है कुछ, इन्होंने एप्लीकेबिलिटी बताई है कि ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुई, इस हिसाब पे किसी पे एप्लीकेबल है किसी पे एप्लीकेबल नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको। ये बेसिकली आईकेप के एफएक्यूज ही मैंने आपके सामने ओपन किए हैं, जिसमें हैंड ऑन कोर्सेज की एप्लीकेबिलिटी के हवाले से आ रहा है कि किस किस को कौन कौन सा हैंड ऑन कोर्स करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी आर्टिकल कब स्टार्ट हुई, ट्रेनिंग कमिटमेंट डेट। तो आई गेस कि यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे बिटवीन 1 मार्च 2022 तो 28 फरवरी 2023 कैफ बेसिस पे। तो आप लोगों के पे ऊपर वन ऑफ द टू ऑन डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक, इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेबल है। आपको पीवीए कोर्स फॉर फॉर्म ओ, पीवीए कोर्स फॉर फॉर्म एस, ये दो भी आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। और ये फॉर्म की सबमिशंस की कुछ डेट होती है। फॉर्म ओ आई गेस के
सीफेप के अटेम्प्ट से पहले सबमिट करना होता है और फॉर्म एस आर्टिकलशिप की कंप्लीशन पे से अटेम्प्ट करना होता है। तो यानी कि ये दो कोर्सेज रेलेवेंट टाइम पे आपको आईकेपी की तरफ से खुद ही मिला जाएगी। और डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक के बारे में जो मैंने पढ़ा था, मुझे पढ़कर समझ आया था कि आपको एमएससी अटेम्प्ट करने से पहले ये डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक का जो भी हैंड ऑन कोर्स है वो कंप्लीट करना है। तो ये आप आईकेपी के एफएक्यूज और एजुकेशन स्कीम वगैरह देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर IFRS 15, IFRS 16, IFRS 9, IFRS 2 इन सब की रिकॉर्डिंग लेंगे या आप अलग से आप पढ़ाएंगे अलग से? सर मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड हूँ, पढ़ाना शुरू भी कर दूंगा, लेकिन अगर लेट से कि पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो खाली क्लासरूम में तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग करवाने का मेरे लिए भी कोई मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड हो चुका है, आप लोगों के पोर्टल पे अवेलेबल है। तो ये कुछ डिस्कशन थी मेरे पर्सपेक्टिव से। अब आप लोगों का कोई भी इंडिविजुअल सवाल हो तो वो मैं लेना चाहूंगा और फिर हम कुछ आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। कोई सवाल आप लोगों का किसी भी हवाले से? सर एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा जो कि बिल्कुल एक रेलेवेंट सवाल है कि आईकेप ने एक अनाउंसमेंट की है कि समर 2023 में MSc 1 और MSc 2 ऑनलाइन एग्जाम होगा और टेंटेटिव विंटर 2023 में सीफेप भी ऑनलाइन होगा। मतलब कंफर्म नहीं किया, लेकिन टेंटेटिव उन्होंने कह दिया कि विंटर 2023 में जो सीफेप के एग्जाम होंगे वो भी आपके ऑनलाइन होंगे, यानी कि आपको पीस ऑफ पेपर पे नहीं बल्कि एक एरिया पे लॉग इन करके आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा। तो अब हमें तैयारी भी ऑब्वियसली उस हिसाब से ही करनी है। अच्छा, ये जो लेक्चर्स आप लोगों के पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसमें से कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हैं, कुछ लेक्चर्स आई गेस 50% लेक्चर्स ऐसे हैं कि जिसके सॉल्यूशंस भी मैंने बोर्ड पे ही सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन कोई 40-50% लेक्चर्स ऐसे भी हैं जिनके सॉल्यूशंस एक्सेल में ही सॉल्व हुए हैं। तो अगर इनकेस के जब आईकेप की तरफ से मैंडेटरी कंफर्म या आईकेप की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगी कि आप लोगों की जो अटेम्प्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड ही है, तो फिर आप लोगों को सारे सॉल्यूशन भी एक्सेल बेस्ड ही करवाए जाएंगे। अभी भी जो लेक्चर्स अवेलेबल है इसमें 50% लेक्चर एक्सेल पे ही सॉल्व हुए हैं, लेकिन अगर आईकेप की तरफ से जिस वक्त ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने इसको कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम में अपेयर होना है, तो फिर आपको सारे सॉल्यूशंस एक्सेल फॉर्म में ही प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। मतलब एक्सेल फॉर्म में उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट किया गया। अच्छा, पास्ट में जब कोविड वगैरह में एग्जाम वगैरह की रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी और ऑनलाइन वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल था, तो जिन स्टूडेंट्स ने आप लोग ने तो मेरा ख्याल है कोई ऑनलाइन पेपर अभी तक दिया नहीं है, सारे फिजिकली पेपर दिए। लेकिन जो 2019 और 2020 में कोविड की वजह से लॉकडाउन और लॉकडाउन की वजह से एक अटेम्प्ट ये फाइनल की कैंसिल भी हुई थी, फिर आईकेप ने ऑनलाइन का भी ऑप्शन रखा था। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पेपर का ऑप्शन ऑप्ट किया था उसका फीडबैक मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि उन्होंने बड़ा ही एक पैथेटिक फीडबैक दिया था आईकेप के पोर्टल का। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि सर स्क्रीन ना 3 हिस्सों में डिवाइड हुई होती है। 50% स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आ रहा होता है, 25% स्क्रीन पे एक्सेल आ रहा होता है और 25% स्क्रीन पे वर्ड टाइप एक फाइल आ रही होती है। एक्सेल में जो आप काम कर रहे हो ना वो सब रफ है, और वर्ड में जो आप काम कर रहे हो वो सारा फाइनल है। यानी आपने एक्सेल में अगर कोई कैलकुलेशन की, मतलब आपकी स्क्रीन एक सेंटर से डिवाइड हुई भी है, एक साइड पे आपका क्वेश्चन पेपर है, दूसरी तरफ दो हिस्से हुए 25-25, नीचे एक्सेल आ रहा है, ऊपर MS वर्ड आ रहा है, मतलब MS वर्ड टाइप कोई फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है। अब आप एक्सेल में जो भी कैलकुलेशन करो वो सारी रफ है। आपने एक्सेल में कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपकी फाइनल वर्किंग है तो वो आपने उठाकर कॉपी करनी है MS वर्ड में, और जो आपका थ्योरी का सवाल है वो आप MS वर्ड में लिखोगे। तो अगर तो आप आईकेप आप लोगों के लिए इसको ऑनलाइन कर देता है तो हो सकता है कि उसी सिस्टम को फॉलो करे, या आप लोगों के लिए कोई नया सिस्टम लेकर आ रहा हो। मोर और लेस मेरा ख्याल है कि इसी तरह की कोई चीज होगी। जब आईकेप ने अनाउंसमेंट की थी ना, तो आईकेप ने सिर्फ 2-3 अजीब सी अनाउंसमेंट की थी कि ऑनलाइन तो है लेकिन स्टूडेंट को अपना लैपटॉप लेकर आना है। आप लोग ने शायद ये देखा हो, मतलब वो जो अनाउंसमेंट की आईकेप ने कि जब आपको होगा आपका ये ऑनलाइन एग्जाम होगा तो लैपटॉप आपने अपना लेकर जाना है, और फिर वो वहां वाईफाई या किसी ना किसी वे में लैंड से कनेक्ट हो रहा होगा। और कोई सवाल?